हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आगे देखें तो ये क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तनों का अनुपात चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य आरेख बनाइए, ये भी पूछा गया है आपसे। तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे और समझते जाइएगा साथ साथ। सबसे पहले क्या लिखना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा से तो देखो, यह संधारित्र में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, क्या होती है ये। तो अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो जब भी किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसमें जो आवेश उपस्थित है, मतलब जब किसी संधारित्र में अल्प आवेश है, यदि कोई संधारित्र में अल्प आवेश है फिर और आवेश दे रहे हैं तो और ज़्यादा आवेश दोगे तो उसमें जो आवेश पहले से उपस्थित है उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा आने वाले आवेश को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब क्या लिखेंगे, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, ठीक है, क्या बताएं, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तब उस संधारित्र में जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तब उस संधारित्र में पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध, जैसे मान लो हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो पहले इनिशियली 10% चार्ज हुई, और अगर वो 10% चार्ज हुई तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित हुआ ना, ठीक है। तो क्या बताया, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तब उस संधारित्र में पहले से उपस्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, पहले से उपस्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, कार्य करना पड़ता है, यह किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है या संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। यह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया कार्य, यह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। संधारित्र किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है, संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। जब भी किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तब उस संधारित्र में पहले से उपस्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है।
यह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या पूछ रहे हैं, सिद्ध कीजिए दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिद्ध करके बताना है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर मैं नीचे सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें और ये भी नोट कर लें, साथ में डेफिनेशंस को भी नोट कर लें, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है आपसे कि आपको सिद्ध करके क्या बताना है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन चालकों की धारिता के समानुपाती होता है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इस बात को समझे पहले। आपको द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर आफ्टर कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस, ये सिद्ध करना है आपको। ये सिद्ध करके बताना है। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब हम इसको समझते हैं, अच्छे से ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए समझेंगे अगर आप, तो हमने ऐसे कहा कि माना दो चालक बना दिए ए और बी। ये एक ए चालक हो गया और ये एक आपके पास बी चालक हो गया, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ये चालक ए की जो धारिता है वो C1, विभव इसका V1 और इसका आवेश कितना है Q1। इसकी बात करें तो धारिता C2, आवेश Q2 और विभव कितना है V2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना, क्या लिखेंगे, माना ए एवं बी दो चालक हैं। माना ए एवं बी दो चालक हैं, ठीक है। ए और बी क्या हैं, दो चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः हैं जिनकी धारिताएं आवेश एवं विभव, धारिताएं आवेश एवं विभव क्रमशः Q1, Q2, पहले धारिता लिखेंगे तो धारिता C1, C2, आवेश Q1 एवं Q2 और विभव V1 एवं V2 है, ठीक है। तब निकाय का कुल आवेश, ये दोनों मिलकर एक निकाय बनाते हैं, तो निकाय का कुल आवेश, तब निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, तो ये क्या आएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये कुल आवेश आएगा निकाय का। बात समझ पा रहे हैं, ये निकाय का क्या आएगा, कुल आवेश आएगा। अच्छा, तो हमने पढ़ा है कि जो आवेश का फॉर्मूला है, आवेश का जो सूत्र है वो क्या होता है, Q बराबर CV। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, दोनों के एक तार से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एक चालक तार से जोड़ दिया। दोनों को, दोनों चालकों को क्या किया, एक चालक तार से जोड़ दिया। ये पहली स्थिति है, ठीक है। तो हमने फिर क्या लिखा, दोनों निकाय का कुल आवेश, क्या, चालक तार जोड़ने से पहले, निकाय ऐसे लिख लें, चालक तार जोड़ने से पहले निकाय का कुल आवेश ऐसे लिख लें, V1 है। तब चालक तार जोड़ने से पहले, चालक तार जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले
निकाय का कुल आवेश। समझ पा रहे हैं? आगे बात करते हैं। देखो अब हमने क्या किया, ये जो दोनों चालक थे हमारे पास में ए और बी, इनसे एक चालक तार को जोड़ दिया। ये ए हो गया और ये दूसरा चालक क्या हो गया, बी। ठीक है, इसकी धारिता जो थी पहले वाले की वो क्या थी, C1, तो धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी C2 थी तो इसकी C2 रहेगी। इन दोनों के बीच में एक चालक तार जोड़ दिया हमने, यह दोनों को संपर्कित करवा दिया, तो इसका आवेश पहले से बदल जाएगा, Q1 डैश हो गया, इसका आवेश Q2 डैश हो गया। ठीक है, आवेश बदल गया। फिर इसका विभव दोनों का समान हो जाएगा चालक तार जोड़ने के बाद, क्योंकि चालक तार जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, चालक तार जोड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश। तो हम लिखेंगे चालक तार जोड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। चालक तार जोड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश जो आप लिखोगे, कुल आवेश की मात्रा तो समान रहेगी क्योंकि आवेश संरक्षण क्या कहता है, या आप ऐसे लिख दें इसको Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, इसको क्या लिखें, Q डैश लिख दें। चलो थोड़ी देर के लिए इतना लिख दें। अब इन दोनों का विभव समान हो गया, विभव समान हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू CV, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये आपका Q डैश इक्वल टू Q1 डैश को क्या लिखोगे, C1V, Q2 डैश को क्या लिखेंगे, C2V। अब आवेश संरक्षण के नियम से, किससे, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, क्योंकि चालक तार जोड़ने के पहले जितना आवेश होगा उतना ही बाद में होगा। तो आवेश संरक्षण के नियम से हम क्या लिखेंगे, चालक तार जोड़ने के पहले आवेश, चालक तार जोड़ने के पहले आवेश बराबर चालक तार जोड़ने के बाद आवेश बराबर चालक तार जोड़ने के बाद आवेश। चालक तार जोड़ने के पहले आवेश बराबर चालक तार जोड़ने के बाद आवेश। तो चालक तार जोड़ने के पहले आवेश कितना था, तो हमने लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, जोड़ने के बाद कितना हो गया, C1V प्लस C2V। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, V को कॉमन निकाल रहे हैं, V को कॉमन निकाल देंगे तो इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आप नोट कर लें, यहाँ लिख रहे हैं इसके बाद। ठीक है, V को कॉमन निकाला तो ये उभयनिष्ठ विभव बन गया क्या, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आ गया। अब आवेश में परिवर्तन का अनुपात बताना था आपको, तो इसका मतलब जब हमने चालक तार जोड़ा दोनों का, एक का विभव ज़्यादा रहा होगा और तभी एक का विभव क्या रहा होगा, कम। जब दोनों को एक चालक तार से जोड़ा तो निश्चित रूप से एक का विभव ज़्यादा होगा और एक का विभव कम होगा, तभी तो आवेश का प्रवाह होगा। कहाँ से कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर हो रहा है। और कब तक हो रहा है, तब तक हो रहा है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। कब तक हो रहा है, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, एक समान ना हो जाए।
इसका मतलब है, इस बात को जो मैं बता रहा हूं वो बड़े गौर से समझना। मान लिया हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इसके पास ताप से हम तुलना करते हैं, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को एक साथ मिला दिया तो मैं कहूँ कि परिणामी ताप बताओ, तो आप कहोगे 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। दोनों को एक साथ मिला दिया तो परिणामी बताओ, तो आप क्या कहोगे? औसत निकाल दोगे ना, 50 + 20/2 70/2 35 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा इसका क्या हुआ? घटा तो मैं कहूँगा कितना घटा, तो आप कहोगे 50 - 35। इसका कहूँ तो आप कहोगे बढ़ा, तो मैं कहूँगा कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 35 - 20, मतलब इसका 15 कम हो गया तो इसका 15 बढ़ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इससे कम है और इससे ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ इसमें होगा। मान लो V1 का मान ज़्यादा था, ये पहले V1 था और ये V2 था, तो अगर हम ऐसे कह दें कि प्रारंभ में V1 ज़्यादा था और V2 कम था, तो जो V आएगा, मतलब उभयनिष्ठ विभव जो आएगा वो V1 से क्या आएगा? कम। V1 से क्या आएगा? कम। और V2 से क्या आएगा? ज़्यादा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्या बताया आपको कि जो V आएगा, जो उभयनिष्ठ विभव आएगा, वो किससे ज़्यादा आएगा? उभयनिष्ठ विभव आएगा भाई साहब, उभयनिष्ठ विभव जो V आएगा वो V1 से तो आएगा कम और V2 से क्या आएगा? ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे? विभव में परिवर्तन कितना हुआ? विभव में परिवर्तन, पहले चालक के विभव में परिवर्तन, पहले चालक के विभव में परिवर्तन, या कमी भी कह सकते हो, विभव में परिवर्तन। तो पहले चालक के विभव में कितना परिवर्तन हुआ? तो हमने लिखा डेल्टा V1 = V1 - V। ऐसी तो अभी सॉल्व किया था, 50 में से 35 को घटाया था। तो V का ये मान रखने पर, V का मान यहाँ पे कोई नाम दे दें, समीकरण नंबर इसको दे दिया हमने, क्या? 1। यहाँ पे लिखें V का मान समीकरण 1 से रखने पर, V का मान समीकरण 1 से रखने पर जैसे आप V का मान रखोगे तो ये क्या बनेगा? डेल्टा V1 = V1 - V। V का मतलब C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। इसको आप सॉल्व करें तो ये बनेगा डेल्टा V1 = एलसीएम ले लें, क्या आएगा? C1 + C2 आएगा एलसीएम, तो ये आएगा तुम्हारा क्या? C1 + C2 इंटू क्या आएगा? ये V1 आएगा, माइनस इससे ये कटा तो ये सेम बनेगा, क्या बनेगा? C1V1 + C2V2, यही बन जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा क्या? डेल्टा V1 से गुणा करें तो ये बनेगा C1V1 + C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब इस बात को ध्यान दें कि ये C1V1 से ये C1V1 कैंसिल आउट हो जाएगा और C2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। क्या कॉमन आ जाएगा? C2। तो अगर हम C2 को इसमें से बाहर कॉमन निकाल देंगे तो देखिए आपके पास क्या बचा। हमने क्या किया, इसमें से C2 को कॉमन ले लिया, तो देखिए अगर आप इसमें से C2 को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा डेल्टा V1 बराबर, क्या कॉमन आ रहा है? C2। C2 अगर आपके पास कॉमन आ गया तो बचा क्या यहाँ पे? V1 - V2 डिवाइडेड बाय V1 - V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2।
ये पहले चालक के विभव में परिवर्तन है, पहले चालक के विभव में कमी हो गई, ये फॉर्मूला आ गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं फिर, तो दूसरे चालक के विभव में वृद्धि या दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन, तो यहां पे लिखा दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन। तो दूसरे के विभव में कितना परिवर्तन होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा V2 बराबर V माइनस V2, क्योंकि हमने देखा था वो उभयनिष्ठ वाले में से घटा रहे थे। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, V माइनस V2, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, डेल्टा V2 इज इक्वल टू V कितना है आपके पास में, V है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और माइनस का V2। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डेल्टा V2 इक्वल टू, लघुत्तम ले लें इसका, ये बनेगा C1 प्लस C2, ठीक है, और यहाँ बनेगा ये क्या, C1V1 प्लस C2V2 माइनस, ये बनेगा क्या, V2 का गुणा करेंगे किससे, C1 प्लस C2 में। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, गुणा कर दें तो ये बना क्या, डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 माइनस, गुणा करें C1V2 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय क्या है, C1 प्लस C2 है। अब इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे कि C2V2 से ये C2V2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें से C1 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा V2 इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकाल दिया, C1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, V1 माइनस V2 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये बन जाएगा दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन। तो आपको तो अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात ज्ञात करना है, तो हमने कह दिया ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपके पास में, 3। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सिंपल, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 3, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग लगाने पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3, जब भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू, ये क्या है, C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 अपॉन ये क्या बनेगा, C1, ये बनेगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए आप, ये C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ये बच गया डेल्टा V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 V1 माइनस V2। ठीक है, सॉल्व कर लें एक बार इसको फिर से। ये V1 प्लस V2 से V1 प्लस V2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर आ जाएगा क्या, C2 डिवाइडेड बाय C1। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि जो विभव का अनुपात है वो धारिता के विपरीत है। क्या सिद्ध कर चुके हैं हम, विभव का अनुपात धारिताओं के अनुपात के विपरीत क्रम में होता है। जो विभव का अनुपात है, विभव परिवर्तन का अनुपात है, वो धारिता के विपरीत क्रम में होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यही पूछा गया था हमसे
क्या पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, क्या पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि जब दो चालक तार हैं, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालक तारों को जोड़ने पर विभव परिवर्तन का अनुपात चालकों की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। अब आपसे क्या पूछ, इसी में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये 2 नंबर में था। अब क्या कहा गया है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आरेख बनाना है। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, तो जब समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम, तो देखिए ये एक अचालक गोला हो गया, ये अचालक गोला हो गया। जब इस अचालक गोले को हमने आवेशित किया, सॉरी थोड़ा बढ़िया सा बना लेते हैं गोला, ये एक अचालक आवेशित गोला हो गया। चलो ठीक है, ये केंद्र हो गया उसका O, ये इसकी त्रिज्या हो गई R। जब हमने इसको आवेश दिया, आवेश देने पर ये आवेश जो है वो गोले के पृष्ठ पर, वो गोले के आयतन पर, अचालक है ना, तो गोले के किस पर, आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किस पर वितरित हो जाता है, आयतन पर। इस तरह से ये आयतन पर बट जाएगा, आयतन पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए, केंद्र पर 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, केंद्र की बात करें, अचालक गोले के केंद्र पर कितनी होती है, 0। ये मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ। और केंद्र से जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो सतह की ओर की बात करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, समानुपाती होती है दूरी की। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। सतह पे आके ये नियत हो जाएगी, और सतह के बाद बाहर निकलेंगे जैसे कोई बिंदु पर, कहाँ, बाहर, ये R हो गया ना, ये बाहर, बाहर जैसे बिंदु निकलेंगे इसको कैपिटल R मानना, कैपिटल R। बाहर की ओर जैसे कोई बिंदु निकलेगा वैसे वैसे ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ही पूछा गया था केवल। अब आप दोनों तरफ ले सकते हैं गोले के बिंदु, तो इसलिए एक ही तरफ बना दें, बहुत है। यहाँ पे ले रहे हैं त्रिज्या या दूरी में परिवर्तन R, और यहाँ ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो केंद्र पर 0 है, 0 है तो पहला पॉइंट तो ये मिल गया, 0 0। केंद्र पर कितनी है, 0। केंद्र से सतह की ओर जैसे जैसे जाओगे तो आप पाओगे कि ये त्रिज्या के समानुपाती है। समानुपाती है तो एक सरल रेखा बनेगी, ऐसे समानुपाती रूप से बढ़ती जाएगी। अब सतह पे आ गए तो सतह पे आपने क्या कहा कि ये कांस्टेंट हो जाती है, सतह पर ये क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो ये सतह पर नियत हो गई, ये सेंटर हो गया, सतह हो गई है। सतह के बाद आप आगे की तरफ जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ाने पर ये क्या होगा, घटेगी, ऐसे बनेगा। तो ये स्थिति जो दर्शाती है वो दर्शाती है E प्रोपोर्शनल टू R। कब है ये है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r का मान जो है वो छोटा है किससे, कैपिटल R से। ये स्थिति कब है, जब स्मॉल r क्या है, बराबर है कैपिटल R के। यहाँ पे E बराबर नियत कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन कंडीशन उसके लिए क्या है कि जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R के। आप इतना बना दें, 1 नंबर में है ये आपका x अक्ष होता है, हम सबको पता है, और ये आपका y अक्ष होता है। ठीक है,
ऐसे आपको ये डायग्राम बनाना है, क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।